नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। हरियाणा सरकार ने लोगों की सुविधा को देखते हुए यात्रियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए विभिन्न रूट्स को संचालित करने का निर्णय लिया है और इस संबंध में हरियाणा सरकार ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और यूटी चंडीगढ़ को सहमति के लिए एक पत्र लिखा है ताकि लोगों को आवागमन सुविधाएं प्रदान की जा सकें। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के तहत अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए यात्री वाहनों और बसों को आपसी सहमति से चलाने के लिए अनुमति दी गई है। इसी के मद्देनजर हरियाणा राज्य ने विभिन्न नियमित रूट्स पर बसों को चलाने के लिए प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत विभिन्न राज्यों के लिए हरियाणा के विभिन्न शहरों से रोडवेज बसों को चलाया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा के परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इन राज्यों के परिवहन विभाग को पत्र लिखकर उनकी सहमति के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के लिए फरीदाबाद से अलीगढ़, गुरुग्राम से अलीगढ़, पानीपत से बरेली वाया मुरादाबाद और गुरुग्राम से मथुरा के रूट्स शामिल हैं। ऐसे ही राजस्थान के लिए गुरुग्राम से जयपुर, हिसार से अजमेर, पंजाब राज्य के लिए करनाल से अमृतसर, हिमाचल प्रदेश के लिए अंबाला, पंचकुला, शिमला, उत्तराखंड राज्य के लिए अंबाला, यमुनानगर, देहरादून, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए गुरुग्राम से चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए पंचकुला से दिल्ली तथा मध्य प्रदेश राज्य के लिए ग्वालियर व वापसी के रूटों का प्रस्ताव है। कोरोना संकट की वजह से लगे लॉकडाउन के चौथे चरण में कई पाबंदियों पर ढील दी जा रही है। हरियाणा सरकार ने सोमवार को रियायतों को लेकर ऐलान किया है। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 4 के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार प्रदेश में मंगलवार से सभी उद्योग पूरे स्टाफ के साथ खोलने की मंजूरी दी गई है। वहीं प्रदेश और दूसरे राज्यों के लिए बस सेवाएं शुरू करने का फैसला लिया है। इसके अलावा सभी तहसीलों में 9 बजे से शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रियां हो सकेंगी। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक अब प्रदेश भर के सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए व ग्रुप बी के सभी कर्मचारी और ग्रुप सी व डी के 50% कर्मचारी ड्यूटी पर आएंगे। मुख्यमंत्री ने इसी के साथ ये ऐलान भी किए हैं। वीडियो संदेश में सीएम ने प्रदेश के लोगों को राहत देने के लिए कई घोषणाएं भी की हैं। गर्मी के दिन आ रहे हैं, ऐसे में किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन देने का काम जारी है। अब तक 5 स्टार मोटर वाले 1000 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 30 जून तक 4000 और दिए जाएंगे। बाकी के 5 स्टार की मोटर आने पर लगाए जाएंगे। बिजली बिलों संबंधी कुछ त्रुटियां सामने आई हैं। विभाग ने कुछ लोगों के बिल एवरेज बेस पर दिए थे। वे लोग हेल्पलाइन नंबर 1912 पर फोन करके ठीक करवा सकते हैं। यदि किसी ने बिल भर भी दिया है तो उसका अमाउंट अगले बिल में एडजस्ट किया जाएगा। पैरोल पर बाहर 6000 कैदियों की पैरोल अवधि 6 सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है। अब ये कैदी 12 सप्ताह की पैरोल के बाद ही जेल वापस जाएंगे। इन्हें 6 हफ्ते की पैरोल कोरोना के चलते दी गई थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE मेन 2020 के लिए आवेदन फिर से खोल दिए हैं। ऐसे में उन छात्रों के लिए आवेदन का अच्छा मौका है जिन्होंने किसी वजह से पहले आवेदन नहीं किया था। छात्र एनटीए JEE मेन की आधिकारिक वेबसाइट jeeemain.nta.nic.in पर जाकर 24 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म 24 मई शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे, जबकि फीस का भुगतान ऑनलाइन मोड से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई व पेटीएम के माध्यम से रात 11:30 बजे तक किया जा सकता है। इसके अलावा JEE मेन फॉर्म में करेक्शन करने का मौका फिर से मिलेगा। 25 मई से 31 मई के बीच शहर के चयन और अन्य चीजों में करेक्शन की जा सकेंगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एम्प्लॉय प्रोविडेंसी फंड EPF योगदान को जुलाई तक 3 महीने के लिए 12% से घटाकर 10% करने का निर्णय लागू कर दिया है। इससे 4.3 करोड़ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा और कोविड-19 के चलते लागू लॉकडाउन में लिक्विडिटी से जूझ रही 6.5 लाख एम्प्लॉयर की लायबिलिटी घटेगी। इस निर्णय से अगले 3 महीनों में 6750 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी उपलब्ध होगी। श्रम मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि EPF योगदान में कटौती मई, जून और जुलाई 2020 के लिए लागू होगा। पिछले हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन में अगले 3 महीने के लिए कटौती की घोषणा की थी। वित्त मंत्री ने कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का ही योगदान 12% से घटाकर 10% कर दी है। हालांकि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज CPSEs और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSUs के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO में नियोक्ता का योगदान 12% रखा गया है।
सुबह कारोबार की मजबूत शुरुआत करने वाला घरेलू शेयर बाजार मंगलवार शाम को सुस्त पड़ गया। उतार चढ़ाव के बीच शेयर बाजार आज बढ़त पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स केवल 167.19 अंकों की बढ़त के साथ 30,196.17 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 55 अंकों की तेजी के साथ 8,879 के स्तर पर, जबकि बैंक निफ्टी लगातार चौथे दिन लाल निशान पर बंद हुआ है। हालांकि बाजार की शुरुआत तेजी के साथ हुई थी। सेंसेक्स आज 421 अंकों की बढ़त के साथ 30,450 के स्तर पर खुला, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी का निफ्टी भी कारोबार की शुरुआत 89 के ऊपर हुई। आज निफ्टी बैंक, पीएसयू, प्राइवेट बैंक और रियल्टी को छोड़ सभी सेक्टर हरे निशान के साथ बंद हुए हैं। सोमवार की रात में सोने का भाव 48,000 रुपए के करीब पहुंच गया। हालांकि मंगलवार को इसमें 1,000 रुपए का सुधार देखने को मिला है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव प्रति 10 ग्राम 47,929 रुपए तक पहुंच गया है। ऐसे में एक्सपर्ट का मानना है कि सोने में निवेश के लिए फिलहाल यह एक बेहतर समय है। सोने की कीमतों में यह तेजी इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि अमेरिका में कोरोना वायरस की वैक्सीन का सफल परीक्षण होने की बात सामने आई है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव $1,730 प्रति औंस पर है। यह आने वाले दिनों में $1,800 प्रति औंस के स्तर को छू सकता है। भारतीय बाजार में सोने का भाव 51,000 प्रति 10 ग्राम का स्तर छू सकता है। इसके अलावा चांदी की कीमतों में भी उछाल देखने को मिला है और ये 44,500 रुपए प्रति किलो का स्तर छू सकता है। अब खबर मौसम विभाग से। पश्चिम बंगाल के तटों के निकट महाचक्रवात अम्फान के पहुंचने के बीच राज्य सरकार ने तटीय जिलों से 1 लाख लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है और 1.5 लाख और लोगों को निकालने की प्रक्रिया जारी है। आपदा प्रबंधन मंत्री जावेद खान ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि सुंदरबन समेत तटीय जिलों पूर्वी मिदनापुर, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना को सतर्क किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी ने कहा कि एसडीआरएफ के लगभग 4,000 कर्मी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने संबंधी अभियान की निगरानी कर रहे हैं। मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है और जो लोग समुद्र में हैं उन्हें वापस लौटने को कहा गया है। अधिकारी ने कहा कि हम किसी भी घटना से निपटने के लिए हर संभव उपाय कर रहे हैं। स्थिति पर नजर रखने के लिए विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा है कि चक्रवात अम्फान सोमवार को महाचक्रवात में बदल गया है और वह उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है तथा 20 मई को दीघा और हटिया द्वीप के बीच पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तटों को पार करेगा। भीषण चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका है अम्फान बंगाल की खाड़ी के ऊपर और शक्तिशाली होकर धीरे धीरे तट की तरफ बढ़ रहा है। अब खबर गैजेट की दुनिया से। चीनी स्मार्टफोन कंपनी रियलमी अब टीवी सेगमेंट में एंट्री करने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी 25 मई को भारत में टीवी लॉन्च करेगी, साथ ही सेगमेंट में अपना ग्लोबल डेब्यू भी करेगी। कंपनी ने डेडिकेटेड पेज जारी कर इसकी कुछ डिटेल्स जारी की हैं। इसमें बेजललेस डिजाइन मिलेगा। पेज पर दी गई जानकारी के मुताबिक इसमें 400 निट्स ब्राइटनेस मिलेगी, जो इसे सेगमेंट की बाकी स्मार्ट टीवी से 20% ज्यादा ब्राइटर बनाएगी। इसमें 24 वाट के 4 स्टीरियो स्पीकर मिलेंगे, जो सेगमेंट में पहली बार देखने को मिलेंगे। कंपनी का दावा है कि इसमें 64 बिट मीडियाटेक प्रोसेसर मिलेगा। यह भी इस प्राइस सेगमेंट में pहली बार देखने को मिलेगा। इसे 25 मई को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने इसकी ब्लाइंड सेल शुरू कर दी है। इसे ऑफिशियल साइट पर जाकर बुक किया जा सकता है। ब्लाइंड सेल में इसे 2,000 रुपए में बुक किया जा सकता है। यह सुविधा 18 से 24 मई के लिए मिलेगी। बाकी का अमाउंट टीवी लॉन्च होने के बाद 25 से 31 मई के बीच देना होगा। बैलेंस अमाउंट मिलते ही इसकी डिलीवरी कर दी जाएगी। कंपनी कुछ कूपन भी मुहैया कराएगी जो मेल के जरिए यूजर को भेजे जाएंगे। रियलमी की इस टीवी में क्रोमा बूस्ट पिक्चर इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो बेहतर इमेज प्रोसेसिंग करेगा। इस स्मार्ट टीवी में 64 बिट मीडियाटेक प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें 24 वाट का साउंड आउटपुट, 4 स्पीकर्स मिलेंगे जो डोल्बी साउंड सपोर्ट्स करेंगे। कंपनी का दावा है कि यह भी पहली बार सेगमेंट में देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें किसी प्रकार का वॉइस कमांड इंटीग्रेशन भी मिलेगा, जिसकी जानकारी 20 मई को जारी की जाएगी। हालांकि कीमत और उपलब्धता के बारे में पूरी जानकारी 25 मई को जारी की जाएगी। दुनिया में अब तक 49,10,481 लोग संक्रमित हैं। 19,19,129 लोग ठीक हुए हैं। मौतों का आंकड़ा 3,20,448 हो गया है। फ्रांस सरकार ने पिछले हफ्ते स्कूल फिर से खोलने की मंजूरी दी थी। देश के करीब 40,000 स्कूल खोले भी गए, लेकिन कुछ हिस्सों में फिर संक्रमण की खबरें आई। इसके बाद कुल 70 स्कूलों को फिर से बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ इजराइल सरकार ने देश में तेज गर्मी की वजह से छात्रों को बिना मास्क के स्कूल जाने की इजाजत दे दी है। वहीं बात करें पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान
सरकार ने वुहान में फंसे अपने छात्रों को आखिरकार निकाल ही लिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरवेज के विमान से मंगलवार को करीब 200 छात्र इस्लामाबाद पहुंचे। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना अब देश में महामारी नहीं है। सोमवार को एक मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी पाबंदियां हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि अगर स्वास्थ्य अधिकारियों को आपत्ति न हो तो मॉल खोले जाएं, बाजारों पर बैन हटाया जाए। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि आखिर कोरोना से निपटने में इतनी ज्यादा रकम क्यों खर्च हो रही है। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में संक्रमण बढ़ रहा है। मंगलवार दोपहर तक 42,915 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 903 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अब बात आज के इतिहास की। 1609 विलियम शेक्सपियर की कविताओं के पहले संग्रह का लंदन में प्रकाशन हुआ। 1873 सैन फ्रांसिस्को के बिजनेसमैन लेवी स्ट्रॉस और दर्जी जेकब डेविस को इसी दिन दुनिया की पहली जींस बनाने का पेटेंट दिया गया। सन 1900 प्रसिद्ध हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ। 1902 क्यूबा को संयुक्त राज्य अमेरिका से आज़ादी मिली। 1927 सऊदी अरब को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली। 1927 बोइंग 40A कंपनी द्वारा निर्मित पहला यात्री एयरलाइंस पहली बार उड़ाया गया। 1990 हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष से पहली तस्वीरें ली।